As we have seen Barrick Gold's presentation, these deposits value trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institution like IMF. खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता है। कभी कभी पाकिस्तान में होने वाली लेजिस्लेशंस को, कानून साजियों को क्रिटिसाइज़ करना, एक्सप्लेन करना, कंडेम करना मीनिंगलेस लगता है, फ़नी लगता है, मज़ाहिया लगता है। उसकी वजह यह है कि हमें और आप सब सुनने वालों को ये मालूम है कि अगर कोई कानून यहाँ पर ना भी बने और किसी का दिल कर रहा हो एक काम करने का जो कि ताकतवर पोजीशन पर हो तो वो हो जाएगा। दैट डज़ नॉट नीड द फोर्स ऑफ लॉ। और अगर कोई काम नहीं करना तो उस पर 10 कानून साजियाँ भी क्यों ना हो चुकी हों, वो काम फिर भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी सहाफ़त, ऐसा जर्नलिज्म, ऐसा एक्टिविज़म बहुत ही कम रह गया है जहाँ एक्चुअल इशूज़ की बात हो रही हो। बाकी हर जगह वही है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, दैट्स इट। पोलराइजेशन, पेटी पॉलिटिक्स, रिटोरिक। तो इसीलिए एक और मसला जिसने सर उठा लिया है, हमने आज से कुछ दिन पहले आपको इंडस कनाल प्रोजेक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड कमेंट्री प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है। आज भी लॉयर्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, फोर्स भी यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ ऑन द पैरेलल एक और इशू खड़ा हो चुका है जिसमें सूबों को ग्रीवेंसेस मौजूद हैं, जिसमें शकूक व शुबहात मौजूद हैं, जिस पे डिबेट बहुत ही कम हो रही है, लेकिन इशू बहुत ही सीरियस है। और वो है माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। कानकुनी के हवाले से, इसके अलावा जो जवाहरात हैं, जेमस्टोन्स हैं, प्रेशस मिनरल्स हैं, और इसके अलावा जेमस्टोन्स हैं, उनके हवाले से कानून में तरमीम का एक एक्ट लाया गया बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर। उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सारा मामला शुरू कहाँ से होता है। 8 अप्रैल 2025 की बात है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम PMIF 25 के नाम से एक इवेंट का इनकाद होता है इस्लामाबाद के अंदर, और इस इवेंट में तकरीबन 2000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं। 25 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं, जिसमें चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड, डेनमार्क है, और इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ मौजूद हैं। और बहुत सी कंपनीज़ भी मौजूद होती हैं, फॉर इंस्टेंस बैरिक गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मरी एनर्जीज़, FWO, रेकोडेक माइनिंग कंपनी, ये सारी कंपनीज़ के डेलीगेशंस मौजूद होते हैं। और इसमें किया क्या जाता है, केस स्टडी प्रेजेंट की जाती है मिनरल प्रोजेक्ट की, साथ साथ लाइसेंसिंग के हवाले से, डील मेकिंग के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की जाती हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी मिनरल वेल्थ है। उनको दिखाया जाता है कि हमारे पास कितने मिनरल्स हैं, उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं जिससे उनको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। और इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स की एक लंबी फहरिस्त थी, पॉलिसी लीडर्स मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो इस मौके पे खिताब करते हैं, कोट एंड कोट कहते हैं, दीज डिपॉजिट्स आर वैल्यूड एट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। खरबों डॉलर के पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज मिनरल फॉर्म में मौजूद हैं। इफ़ वी हार्वेस्ट दीज प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान विल से गुड बाय टू द IMF। अगर हम इन प्रोजेक्ट्स से फ़ायदा उठा लें तो IMF को हमें खुदा हाफिज़ कहना आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम कर्ज़े नहीं लेंगे। इस पर आपको कितना ट्रस्ट है, कितना नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इंसानी तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा मुल्क मिला हो जो कि एक माइन बेच के अमीर हो गया हो। अफ्रीका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ के मिनरल्स, नेचुरल ओर, इसके अलावा गैस हो सकती है, ऑयल हो सकता है, मौजूद है, बट बैंकरप्ट ममालिक हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन में भी ऐसे है, ईरान में भी ऐसे है। दैट टेल्स यू कि अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैव टू कम टुगेदर टू मेक इट हैपन। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बट स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था पाकिस्तान के मिनरल्स में, और साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि करंटली 3.2% ऑफ द GDP कम्स फ्रॉम मिनरल वेल्थ, लेकिन इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। अब जिन मिनरल्स की बात हो रही है वो कौन से हैं, वो कहाँ पर हैं, वो कितने ज़्यादा हैं, ज़रा ये किस्सा भी सुन लीजिए। मिनरल वर्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूड खिता, अमंगस्ट द टॉप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेसेस ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ मिनरल वेल्थ इज़ अनडाउटेडली बलूचिस्तान। थोड़ा सा मैं आपको सुपरफिशियली ओवरव्यू देता हूँ कि बलूचिस्तान में लड़ाई क्यों होती है, वहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है लड़ाई की, और कोर क्या है, सेंटर क्या है, और इसके अलावा न्यूक्लियस क्या है लड़ाई का। वो उसकी लिमिटलेस वर्थ ऑफ मिनरल्स है और नेचुरल रिसोर्सेज है। अक्सर हम बलूचिस्तान के मसले पर बात करते हुए ये भूल जाते हैं कि व्हाट आर द एंटिटीज़ फाइटिंग फॉर, यू नो, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल दैन यू कैन इवन थिंक ऑफ। एस्टिमेटेड मिनरल रिजर्व्स जो बलूचिस्तान के हैं, उनको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक भी $1 ट्रिलियन वर्थ मिनरल्स यहाँ पर मौजूद हैं, $1 खरब के करीब। 5.9 बिलियन टन कॉपर और पड़ी हुई है रेकोडिक में, यानी कि तकरीबन 6 अरब टन कॉपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा सैंडक का मंसूबा है, दश्त काइन का मंसूबा है। 90% पाकिस्तान का जो क्रोमाइट है वो बलूचिस्तान से आता है। इसके अलावा आयरन ओर की बात की जाए तो 75 से लेकर 200 मिलियन टन तक एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पर आयरन ओर मौजूद है, ठीक है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रेव कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इसके साथ साथ कोल की अगर बात की जाए, दुनिया के सबसे बड़े रिसोर्सेज में से एक है, 200 मिलियन टन
कोल का रिज़र्व एस्टिमेट किया जाता है। इसके अलावा दीगर मिनरल्स जो हैं जिसमें जिप्सम है, लेड है, टंगस्टन है, जिंक है, मार्बल है, इस सब के वसी रिसोर्सेज मौजूद हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। मैं लंबी फहरिस्त नाम लेकर आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, कलेक्टिवली बलूचिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे जो प्रेशस और सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं जिसमें एमराल्ड आता है, गार्नेट्स आते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि 42 मिलियन आउंसेस पड़ा हुआ है गोल्ड वहाँ पर। 412 मिलियन टन सैंडक में मौजूद है। इसके अलावा दश्ते कायन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तकरीबन 400 मिलियन टन सोना मौजूद है। ये है प्रपोर्शन, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कदर लिमिटलेस, इनवैल्यूएबल किस्म की, प्राइसलेस किस्म की नेचुरल रिसोर्स है जिसका आज तक हमने फ़ायदा ही नहीं उठाया। बलूचिस्तान में आवाम के हालात देखिए, जहाँ पर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, वो सोने के ऊपर नंगे पैर चल रहे हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और मैं तो इवन कहूँगा पाकिस्तान को भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर पीस ही नहीं ला सके कि उसको एक्सप्लॉइट कर सकें और अपने भूखे पेट जो आवाम हैं उनका पेट भर सकें। इसके साथ साथ सल्फ़र अगर चागई की बात करूँ 50 मिलियन टन एस्टिमेट किया जाता है पड़ा हुआ है। सुई गैस फील्ड से तो आपको पहले ही पता है कि पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में घरों में जो गैस आती है उसको लोग नेचुरल गैस नहीं, सुई गैस कहते हैं आज भी। 1953 से वहाँ से निकल रही है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इन सारे रिसोर्सेज की अगर एस्टिमेशन की जाए तो इसमें लोकल ऑन ग्राउंड पॉपुलेशन को क्या मिलता है, या फिर ओवरऑल इससे कितना को हमने फ़ायदा उठा लिया चंद शख्सियात के अलावा, ना होने के बराबर। अब आ जाते हैं पख्तूनख्वा के ऊपर, क्योंकि ये दोनों जो अमेंडमेंट एक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं वो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा से मुतल्लिक हैं और किसी प्रोविंस से मुतल्लिक नहीं है। स्वात वैली जहाँ शामोज़ई का इलाका है, बताया जाता है कि सबसे हाई क्वालिटी का एमराल्ड यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ से निकलता है, दुनिया भर में मशहूर है यहाँ का। इसके अलावा पख्तूनख्वा के अंदर 3 अरब 3 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेनाइट एस्टिमेट किया जाता है कि पड़ा हुआ है, 3 बिलियन टन्स, ठीक है। इसके अलावा लाइमस्टोन मौजूद है, जिप्सम मौजूद है, मार्बल मौजूद है और मैसिव कॉपर रिजर्व्स हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, ठीक है। बहुत से इलाकों को अभी एक्सफाटा का नाम दे के जम कर दिया गया पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ की भी जो मिनरल वर्थ है उसकी तो अभी एस्टिमेशंस भी मौजूद नहीं है, एक्चुअल फिगर्स भी मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2017 का जो मिनरल्स का कानून था वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा था, अब यहाँ भी होगा, सही है। आगे चलें, मालाकंड और चित्राल के अंदर जो रीजन है उसमें सिल्वर के, क्रोमियम के, निकल के, जिंक के बहुत बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं। पख्तूनख्वा, सिर्फ पख्तूनख्वा का एक सूबा पाकिस्तान की 50% क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन का जिम्मेदार है, यानी कि जितना क्रूड ऑयल पाकिस्तान में पैदा होता है उसका 50% पख्तूनख्वा पैदा करता है, ठीक है, जो कि तकरीबन 1 बिलियन बैरल्स बनता है, यानी कि 1 अरब बैरल तेल। ये शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी ना हो कि पख्तूनख्वा की कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। रिकवरेबल नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो 9 से 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पख्तूनख्वा में पैदा होती है। 9 to 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, लिसन अगेन इफ़ यू हैव नॉट, सही है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह के पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, वैलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मिडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से पोटेंशियल प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है कि 30,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो सकता है जो अभी पोटेंशियल पे नहीं पहुँचा, विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, विच इज़ 50% ऑफ द इंटायर कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान, 50%। और पख्तूनख्वा के मैं आपको चैलेंज करता हूँ 90% इलाकों में लोड शेडिंग का अजाब ही डील नहीं हो रहा, जहाँ आधा दिन बिजली नहीं आती, और पोटेंशियल क्या है, 30,000 मेगावाट की प्रोडक्शन की पोटेंशियल है। इसके अलावा बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान, ये तमाम इलाके मिनरल वेल्थ से माला माल हैं, सही है। करक के अंदर आपको पता है OGDCL काफ़ी एक्टिव है। इसके अलावा हटर, जो कि या हतर कह लें इसको, हरीपुर के करीब वाक़ इलाका है, मैसिव कॉपर और मौजूद है, ठीक है, और सैकड़ों टनों के हिसाब से यहाँ से वो एक्सप्लॉइट की जाती है और एक्सपोर्ट भी की जाती है, चीन तक को एक्सपोर्ट की गई है। इसके अलावा यही सूरत हाल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी है। वज़ीर आज़म साहब ने जो खिताब किया ये भी कहा कि गिलगित के पहाड़ों में इतनी मिनरल वर्थ मौजूद है कि अगर हम उसी से फ़ायदा उठा लें तो कौन पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। शायद ये भूल गए कि वहाँ खालसा सरकार लॉज भी ख़त्म करने थे, उनको कोटा भी पूरा देना था, उनको पानी, बिजली, इंटरनेट, एजुकेशन भी देनी थी, सड़क भी बनानी थी वहाँ पे, लेकिन हाँ मिनरल वहाँ के बल्तिस्तान के गिलगित के सबसे अच्छे हैं, वी लव देम। तो ZTBL कहता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ के मिनरल्स गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकते हैं, एस्टिमेशन है, जहाँ से बहुत बड़ी एक ड्राई फ्रूट की प्रोडक्शन होती है, आलमंड की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन वहाँ पर होती है। इसके अलावा मार्बल के और दीगर रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, उस पर भी एम किया जा रहा है, और साथ साथ कश्मीर पर भी एम किया जा रहा है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पहले तो ये किस क्वांटिटी में मिनरल की बात हो रही है, कितनी वेल्थ की बात हो रही है और कितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है, जिसकी ये बुनियादी लड़ाई है
जो कि लड़ी जा रही है, जिसमें सिर्फ सियासी बातें, पंजाबी वर्सेस बलोच, एक दूसरे को गालियाँ, या पख्तूनख्वा के अंदर किसी को गद्दार करार दे देना, या अफ़गान एजेंट कह देना, या अफ़गान नेशनलिस्ट कह देना, इस तक महदूद कर दिया जंग को। जंग असल कुछ और होती है, ये आपको भी मालूम है, सही है। और वो पहले भी थी, 1947 से पहले से ये जंग चली आ रही है, अब भी यही जंग है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अमेंडमेंट्स यानी कि कवानीन लाए जा रहे हैं माइंस और मिनरल्स एक्ट के नाम से, वो क्या हैं, बलूचिस्तान में उसका स्कोप क्या है, पख्तूनख्वा में क्या है, क्या 18वीं तरमीम की वायलेशन हुई है, क्या लोकल पॉपुलेशन और प्रोविंसेस का हक मारा गया है या नहीं। अब ज़रा ये सुनिए। सबसे पहले आ जाते हैं बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे, ठीक है। और बलूचिस्तान असम्बली में ये कानून पेश किया गया। अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि 5 मिनट के लिए ये सिर्फ आकर पास भी होकर चला गया, किसी को इल्म ही नहीं हुआ कि इस पर डिबेट हुई या ना नहीं हुई। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के 99% आवाम को भी पता नहीं चला होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चला किस तारीख को ये पास हुआ है, जो कि मीडिया में काम भी करता है। तो एक आम आदमी जो कि फॉलो भी नहीं करता होगा, उसको क्या इल्म होगा। इतनी सीक्रेसी और ऑब्सक्यूरेंटिज्म में ये बिल पास होता है, और पास हो गया है। पख्तूनख्वा वाला बिल अभी पास नहीं हुआ, वो प्रपोजल है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। बलूचिस्तान वाला पास हो चुका है, मुबारक हो आपको। तो इसमें रिपोर्टेडली इस पर रफ़ीउल्लाह काकड़ भी डॉन में एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल लिख चुके हैं, और मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये ट्रांसफ़र करता है सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो मिनरल्स का है फेडरल गवर्नमेंट को, और प्रोविंस की हैसियत सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने से बढ़ के कुछ रही नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान की बात हो रही है। ये बाइंडिंग रिकमेंडेशन दे देता है फेडरल मिनरल विंग को लाइसेंसिंग के ऊपर, लीजिंग के ऊपर और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के ऊपर। यानी कि किसी भी धात का, कान का, माइन का ठेका देना होगा तो उस पर लाइसेंसिंग कैसे होगी, लीजिंग कितनी होगी, फाइनेंशियल एग्रीमेंट कैसे होगा, और इसके अलावा दीगर टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी, इस पर फेडरल मिनरल विंग की जो रिकमेंडेशन है उसको बाइंडिंग हैसियत हासिल है एलिजिडली। इसके साथ साथ वोटिंग राइट्स मिल गए फेडरल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, जो कि बैठ के वोट कर सकेगा। हालांकि कहा जाता है कि उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेटरी रोल होनी चाहिए थी, इससे बढ़ के नहीं, क्योंकि ये रिसोर्सेज बलूचिस्तान के हैं, तो प्रोविंस के लोगों को ही होना चाहिए था। वैसे प्रोविंस के लोग भी होते तो क्या ही होना था, उस असम्बली के लोग होते जो जिस इलेक्शन से आते हैं, आपको मालूम है कितना हकाइक पर मबनी और कितना शफाफ होता है, जिस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। इसके अलावा ये कहा गया कि इस पर फेडरल इंक्रोचमेंट वाज़े तौर पर हो जाती है फेडरल मिनरल विंग के अंडर। एलिजिडली ये भी कहा गया कि SIFC ने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिस पे काफ़ी तनकीद की जाती है जो नेशनलिस्ट हैं उनकी तरफ से। और टेम्पररी लाइसेंसिंग को परमिट कर दिया गया है, जिसमें कहा यह गया कि जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट हैं उनको टेम्पररी लाइसेंस दिया जाएगा। अब ये कैसे डिफ़ाइन होगा कि नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट कौन सा है? ये वही टर्मिनोलॉजी है जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट आपको नेशनल इंटरेस्ट हार्म नहीं करना, फिर आप जितना मर्जी बोलें। अब हमें क्या पता कि वो कौन डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव चीज़ है, वो तो हर आने वाले इक़्तिदार में, नई हुकूमत में, नए सेटअप में तब्दील होता ही रहा है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मुझ पर नेशनल इंटरेस्ट की वायलेशन का इल्ज़ाम लगाना क्या मुश्किल काम है? यहाँ भी ये कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी लाइसेंस परमिट हो गया है, वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनिमल डिबेट के साथ ये लॉ पास हो गया। इस पर किसने डिबेट देखी है टीवी पे? आप सब में से कोई हाथ खड़ा करे अगर देखिए। मैंने तो नहीं देखी। इस पर कितनी डेलिब्रेशन, कितनी कॉन्टेस्टेशन, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कितनी मुशावरत हुई है, नहीं पता। उसकी वजह यह है कि फ़ैसला पहले होता है, बिल बाद में लिखा जाता है। मैं वही आपसे वीडियो के आगाज़ में बात कर रहा था कि इन चीज़ों पे बात करते हुए भी हंसी आती है। और अख्तर मैंगल ने कहा 5 मिनट में बिल पास हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक डील हुई है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिसेंटली सुई गैस फील्ड को मैनेज करने के हवाले से प्रोविंस के साथ, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सूबाई असम्बली से पूछे बगैर उन्हीं के थ्रू हुआ? मुल्क में जो कानून इस वक्त चल रहा है वो कौमी असम्बली के तहत ही चल रहा है। अब आप लड़ें नवाज़ और इमरान और आपस में एक दूसरे को मारें और बुरा भला कहें और बॉयकॉट करें और कारोबार के और फैमिलीज़ के बॉयकॉट करें बैठ के, जो भी आएगा इन कुर्सियों पे उसको यही करना है। जॉब पहले से डिस्क्राइब है, डिफाइंड है। ये आप में से फैसला करना है सब ने कि इन सब कुर्सियों के ऊपर कौन सा एक पपेट बैठना है। अगर आपका फेवरेट पपेट है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है थोड़ा डिप्रेसिव माहौल रहेगा, लेकिन होगा वही, हैंडसम आ जाए या नॉन हैंडसम आ जाए। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के माइंस और मिनरल एक्ट का जो बिल है उसके ऊपर। तो पख्तूनख्वा के अंदर ये जब अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है तो उसके मुताबिक 2017 का जो कानून था माइंस और मिनरल का, उसको अमेंड किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव ये बताया गया कि ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इलीगल माइनिंग को रोकेगा और इसके अलावा प्रोविंस की जो मिनरल वेल्थ है उसको लेवरेज करेगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। मीफ़ा जो अथॉरिटी है यानी कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी, इसके पहले 7 मेंबर्स हुआ करते थे, अब 14 हो गए हैं और एक फेडरल रिप्रेजेंटेटिव भी इसका हिस्सा बन जाएगा, यानी कि वफाक का एक नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा। अब मैं PTI के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को सराहता हूँ, उनकी तारीफ़ करूँगा मैं। उसकी वजह है कि उन्होंने कुछ पुश बैक दिया जिसकी वजह से इस बिल में मौजूद कुछ चीज़ें बदल गईं और ये पास नहीं हुआ। जिस तरह बलूचिस्तान में ये पास कर लिया गया बग़ैर किसी लोकल कम्युनिटी के ग्रीवेंस को एड्रेस किए।
लेकिन पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हुआ। इस नई अमेंडमेंट के तहत स्पेशल माइंस फोर्स बनाई जाएगी जो कि FIRs करेगी अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है या इंप्लीमेंटेशन नहीं होती लाइसेंसिंग के ऊपर। स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, मिनरल अथॉरिटी बनाई जाएगी पख्तूनख्वा की, KP डेवलपमेंट मिनरल अथॉरिटी। इसके अलावा मिनरल टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी, लाइसेंसिंग का पीरियड जो है वो 3 साल होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। और इसके अलावा ये कहा गया कि रिकमेंडेशन भी ली जा सकती हैं फेडरल मिनरल विंग से। अब जब ये रिकमेंडेशन की बात आई तो इस पर सबको ग्रीवेंसेस ये हुए कि इसका मतलब है कि विफाक का इसमें हिस्सा कहीं ना कहीं होगा, और अगर विफाक इन्वॉल्व हो गया तो पख्तूनख्वा के जो मादनी वसाइल हैं वो तो हमारे हाथ से गए। तो इसीलिए एक बड़ा पुशबैक भी आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस पार्टी ने क्या कहा उस पर। लेकिन इससे कहा गया कि ऑटोनॉमी का इशू आ सकता है क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सूबे की प्रॉपर्टी हैं। सही है। और ये कहा गया कि इस नए अमेंडमेंट एक्ट के तहत 500 मिलियन से बड़ा जो प्रोजेक्ट कैपिटल मांगेगा ना, यानी कि तकरीबन 50 करोड़ से बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा, इसमें जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ। पहले ऐसा नहीं था। और इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस जो कि 2017 और 25 के बिल में हैं, यानी कि इस नए बिल में और पुराने बिल में, वो ये है कि पहले जो फाटा की डिस्ट्रिक्ट्स थी उन पर ही अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। 7 से मेंबर 14 हो गए। इसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हो गई। मिनरल विंग जो है उसका एडवाइजरी रोल आ गया प्राइसिंग पे, रॉयल्टी पे, लाइसेंसिंग पे, लेकिन फाइनल डिसीजन सूबे को ही दिया गया है और फेडरल रिप्रेजेंटेटिव वोट भी कर सकेगा। लेकिन इसके ऊपर शकूक व शुबहात हैं। बहुत सी पार्टीज़ को PTI के अंदर से रेजिस्टेंस आई। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इस बिल को अभी पास नहीं करना, खान साहब से मुशावरत होगी। पार्टी के बहुत से मेंबर्स ने कहा कि यह पख्तूनख्वा के वसाइल को बेचने की बात हो जाएगी, जिसके बाद रिकन्सिडरेशन की गई, ठीक है, और कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू किया गया और फिर बताया गया अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कि इसमें कोई भी रिसोर्स विफाक के हवाले नहीं किया जाएगा, लेकिन और का वर्ड है, यानी कि ठेके देने, फ़ीस तय करने, रॉयल्टी तय करने में या सूबा या फिर विफाक का जो नुमाइंदा है वो अपनी एडवाइस दे सकता है। अब आपको पता है कि अगर ये टर्मिनोलॉजी ठीक कर भी ली जाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर दिस इज़ बेटर दैन बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। इसके अलावा ये बिल जो है वो 30 साल का मिनरल लीज अलाउ करता है नॉन लोकल इन्वेस्टर को, जिसके ऊपर PTI की तरफ से ये कहा गया कि ये हमारे रिसोर्सेज को बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि गलत चीज़ हो जाएगी। ANP ने इसको कहा कि ये विफाक का एक लिहाज से इंक्रोचमेंट है सूबे के मादनी वसाइल पर, और इस पर उन्होंने एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई प्रोटेस्ट में। PK मैप ने इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म की वायलेशन है। PTM की तरफ से एक पश्तून रिस्पॉन्स के नाम से बहुत लंबा एक पेपर जारी किया गया, जिसमें बड़ा स्कॉलरली और बड़ा रेडिकल क्रिटिक भी मौजूद है इस बिल का। और इसको PTM की तरफ से, यानी कि मंजूर पश्तीन की तरफ से, 1885 का जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस थी उससे पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब बर्लिन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जब बिस्मार्क जो जर्मनी का लीडर था उसने कॉलोनियल पावर्स को बुलाया था और कॉलोनियल पावर्स की तरफ से स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका डिसाइड हुई थी, यानी कि जितनी भी कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया मिल बैठ के कि आज से अफ्रीका पे हमने कब्जा करना है, वहाँ के रिसोर्स निकालने हैं और वहाँ की ज़मीन पर काबिज हो जाना है। तो PTM ने इसको क्या कहा कि ये 1885 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस थी जो इस्लामाबाद में हुई है, विच इज़ परहैप्स टू रेडिकल इफ़ वी सी दिस बिल, बट इट्स अप टू यू टू एग्री विद इट और नॉट। साथ साथ ये कि मार्को रूबियो ने प्रेशराइज़ किया पाकिस्तान को, ये भी एक्यूज़ किया PTM ने, और PTM ने ये भी कहा कि ये सारा US प्रेशर के अंडर किया जा रहा है, क्योंकि US ने आपको बता दिया कि अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो मिनरल साडे वाले करो, फिर ये सारे हमें दो, अदरवाइज़ हमसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। उनको क्यों चाहिए? क्योंकि आज की सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए आपको मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं। ये 5G की और सिलिकॉन वैलीज़ की जो वॉर है इसमें मिनरल्स का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। और ये भी कहा गया PTM की तरफ से कि UN ये कहता है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनकी ज़मीन और उनके वसाइल आप। अब कंट्रोवर्सी जो है पख्तूनख्वा के अंदर भी वो सेक्शन 19FK पर है एलिजिडली इस बिल के, जिसमें कहा जाता है कि एडवाइजरी रोल है फेडरल मिनरल विंग का, और इसको बाद में रिवाइज़ तो किया गया, लेकिन अब भी फेडरल ओवर रीच को फियर किया जाता है कि ऐसा ना हो जाए कि ये सारे रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया इन पर विफाक का कंट्रोल आ जाए। तो जनाब कंक्लूजन फेज़ में बात यह है कि अगर हम इंडिजिनस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से पहले वहाँ की कम्युनिटी से नहीं पूछेंगे तो ये मसला आता रहेगा, और हमने इतना बड़ा ब्लो बैक पहले ही CPEC की फॉर्म में ले लिया है। उससे लेसन ये लर्न करना चाहिए कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ठेका, या जिस तरह बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त ऑन पेपर तो स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं कि 25% बलूचिस्तान को जा रहा है रेकोडेक का, 50% बैरिक गोल्ड को जा रहा है, 25% जो है वो विफाक को जा रहा है, OGDCL लेकर जा रही है। लेकिन वो 25 के हवाले से भी आपको पता है कि इससे पहले कितने प्रॉफिट्स एक्सप्लॉइट कर लिए गए हैं जिसका हिसाब मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया के जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं उसमें जब भी किसी खित्ते से नेचुरल रिसोर्स निकालना होता है तो वहाँ मौजूद कम्युनिटीज़ का कंसेंट लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रोपोर्शन मुख्तस की जाती है जो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट पर सर्व की जाएगी, लेकिन इसका यहाँ जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि रियासत को रिसोर्स एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ये काम ही स्टेट का है। वो ये है कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग उस तरह से इंश्योर नहीं की जाती जैसे कवानीन में अब आपने लिखवा दिया, पहले तो ये भी नहीं था, ठीक है। तो
अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये क्योंकि ख़तरा है कि अब दोबारा से एहतजाज ना शुरू हो जाएं और एहतजाज की पॉलिटिक्स पहले ही पाकिस्तान को बहुत हार्म कर चुकी है, तो उसमें यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोकल कम्युनिटीज़ का कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर हम बलोच से, पश्तून से, किसी ट्राइबल इंडिविजुअल से पूछे बगैर उसकी ज़मीनों पे गोरे फिर रहे हों या कोई बाहर के लोग फिर रहे होंगे तो उसको गुस्सा ही आएगा कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरे बच्चे के लिए इसमें क्या है। लोकल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करनी पड़ेगी। चलें आप कहते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स तो आप रिक्रूट कर लें कम अज़ कम, जो सीपैक में उस तरह से नहीं हो सका। पहली चीज़ तो ये है कि जब शेयर देंगे सूबे को तो सूबा पेन लेगा आपके प्रोजेक्ट की, फिर वो पीस के लिए इंडिविजुअल भी स्ट्राइव करेगा अंदर से, अदरवाइज़ वो अटैक समझेगा अपने ऊपर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को और कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट समझेगा इसको, और कुछ नहीं समझेगा। दूसरी चीज़ ये है कि रेवेन्यू शेयरिंग की जाए, 5 से 10% जो है जिस तरह दुनिया भर के सिविलाइज कंट्रीज़ में होता है, डायरेक्टली इन कम्युनिटीज़ पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनको एक शेयर मिले इसका, ठीक है। उसके बाद आप यकीन करें कि अगर कोई बाहर का मुल्क आए या कोई भी आए, अगर लोकल कम्युनिटी का स्टेक आ जाए ना, लोग टॉलरेट करते हैं उसको। मैंने साउथ पंजाब में ये होते हुए देखा है कि वहाँ बहुत से प्रोजेक्ट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से शुरू किए गए हैं। अगर वो वहाँ फिर भी रहे हो तो लोकल कम्युनिटी को कोई एतराज़ नहीं होता उस पर, बिकॉज दे से कि यहाँ पर सड़कें बन गई, यहाँ अस्पताल बन गए, यहाँ कॉलेजेस बन गए हैं, तो हमें क्या इन लोगों को रजिस्ट करके मिलेगा। लेकिन यहाँ यही मसला है कि हम लोकल इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट नहीं करते। इसके अलावा हमें कम्युनिटी कंसेंट चाहिए। पीस और कंसेंसस की बात अगर करनी है तो उसके बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि सीपैक का एक्सपीरियंस यही कहता है कि इन कम्युनिटीज़ की कंसल्टेशन और इनपुट के बगैर अगर कुछ होगा तो प्रोजेक्ट की तकमील होने से पहले ही ख़तरा लाख हो जाता है। कैसे हम ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो बातें कर रहे हैं मटीरियलाइज़ करेंगे अगर पीस ही नहीं होगा तो, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा फेडरल ओवर रीच को हमें महदूद या ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम की ये वायलेशन है। आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन 18वीं तरमीम हुई ही इसीलिए थी और एक लैंडमार्क डिसीजन इसीलिए था कि ये इंटीग्रेशन जो सूबों की है, नेशनल इंटीग्रेशन, ये बरकरार रहे। टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑब्सक्यूरेंटिज्म ख़त्म करना पड़ेगा। कवानीन पर बहस करें, उनको पब्लिसाइज़ करें, लोगों को बताएं, उनका कंसेंट लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने कानून साजी क्या करनी है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हो सकती। और उसके बाद कनाल्स प्रोजेक्ट के ऊपर या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर या माइंस और मिनरल्स के ऊपर तनकीद करने वालों को गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे अगर काम उनसे पूछ कर होगा तो, ठीक है। और यही सूरत हाल गिलगित और कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि कम्युनिटी की और राइट्स मूवमेंट की वेव पूरे पाकिस्तान में चलती आ रही है। इसको लिमिट करने के लिए हमें ये ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, क्योंकि वही शहरी हकीकी मुहिब वतन होगा जिसका स्टेक होगा स्टेट के दरमियान। जेम्स बॉल्डविन जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट के एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, उन्होंने एक बड़ी हिस्टोरिक बात की थी। द मोस्ट डेंजरस क्रिएशन ऑफ एनी सोसाइटी इज़ अ मैन हु हैज़ नथिंग टू लूज़। हर माशरे की सबसे ख़तरनाक तख्लीक वो इंसान, वो आदमी है हु हैज़ नथिंग टू लूज़, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमने ट्राइबल पश्तून को, अगर हमने बलोच को, अगर हमने गिलगिती को, बल्तिस्तानी को, कश्मीरी को स्टेक ना दिया इन तमाम प्रोजेक्ट्स में, वेल्थ में, रिसोर्स में, तो उनके पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं होगा जो उनको डेंजरस बना देगा। अगर आज मुझसे मेरा सब छीन लिया जाए तो फिर मैं हथियार उठाऊंगा, फिर मैं जदोजहद करूंगा और फिर मैं रेजिस्टेंस की तरफ जाऊंगा, जिससे मसाइल पैदा होंगे। अगर इस ग्रीवेंस को ख़त्म किया जाए, रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी, नेशनल इंटीग्रेशन भी इंश्योर हो जाएगी और जिस जमहूरियत को आप तड़पते हैं कि वो क्यों नहीं आती, वो भी आ जाएगी।